हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आज की इस नई क्लास में। ठीक है, इससे पहले की इस एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं वो यार क्लास आप लोग पहले अटेंड कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज जो हमने बात करनी है वो बात करनी है इसी वर्धन वंश के संदर्भ में या पुष्य भूति वंश के संदर्भ में। हमारी आज लास्ट क्लास होगी। ठीक है, एंड यार इसके पश्चात में ये जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है ये यहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसी का बार बार हमने रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में हमारी अपनी स्वयं की एक बौद्धिक क्षमता अपने स्तर की और अधिक विकसित हो सके तो इसके लिए हम एक चैप्टर और अध्ययन करेंगे। ठीक है, अपने से। बाकी ये पूरा यहीं पे समाप्त होता है। इसके पश्चात में हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का, यानी मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है, तो ये हमारी आज लास्ट क्लास होगी। फिर भी अगर किसी भी मेरे भाई को अगर दिक्कत होती है या कोई भी ऐसा बंदा है जिसको इन सारे चैप्टर्स में दिक्कत है तो वो यार प्लीज कमेंट बॉक्स में आप क्वेरीज कर सकते हैं। बाकी अबाउट में या डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको नंबर भी मिल जाएगा, तो वहां से आप व्हाट्सएप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हमने बात करनी है वो बात करनी है इसी वर्धन वंश के संदर्भ में। जो बची कुची बात होगी आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसी में हम लोगों ने अध्ययन किया था इससे पहले की क्लास में कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का वो दौर होता है, सॉरी छठी शताब्दी ईसवी का दौर होता है। ठीक है, जिसमें यार हमारे भारत के अन्य क्षेत्रों में या भारत के कई क्षेत्रों में हमारे नए नए राजा या नए नए जो भी हमारे छोटे छोटे वंश हैं वो उभर करके आते हैं। उन्हीं के संदर्भ में एक हमारा नया राजवंश देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग हर्षवर्धन या वर्धन वंश के नाम से जानते हैं और इसी को हम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास प्लीज आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आके अपना सारा माहौल गर्म करेंगे हम। ठीक है, इसी में जो हमने बात करनी है वो आज हम पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे हर्षवर्धन के संदर्भ में, जो कि इस पूरे वंश का या इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण शासक के तौर पे इस पुष्यभूति वंश में देखा गया। एंड यार उन्हीं के नाम पर ही इस चैप्टर का नाम दिया गया वर्धन वंश। ठीक है, तो इनका नाम क्या था? हर्षवर्धन। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में अध्ययन किया कि हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था कि इसका जो मतलब जन्म होता है, पहली बात तो वो 590 ईस्वी में होता है। 590 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 606 ईस्वी में ये राजा बनते हैं। तो यार मात्र ये 16 वर्ष की आयु में ही शासक बनता है और ऐसा नहीं है कि ये अपने से बनते हैं। इनकी कुछ मजबूरियां होती हैं या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस कारणवश इनका राज्याभिषेक किया जाता है और इनको सत्ता या गद्दी प्राप्त हो जाती है वर्धन वंश की। और जैसे ही ये गद्दी पे बैठते हैं तो यार अब जाहिर सी बात है, आप ही सोचिए ना, मतलब 16 साल का बच्चा, इतना बौद्धिक समझ है नहीं कि वो अपने पूरे साम्राज्य को संभाल सके। 16 साल का बच्चा क्या कर सकता है यार। ठीक है, तो इनके मतलब भले ही ये सत्ता में थे लेकिन इनके पीछे से कार्य करने वाले अधिक लोग थे, यानी राय मशविरा देने वाले कई सारे ऐसे लोग थे जिनके माध्यम से इस पूरे वर्धन वंश का साम्राज्य हर्षवर्धन के संदर्भ में चलाया जाता था। ठीक है, इसी के संदर्भ में यार जब ये शासक बनते हैं तो इनके सामने 3 परिस्थितियां थी। कौन कौन सी? एक परिस्थिति ये थी कि इनके भाई को मतलब एक हमारा शासक होता है मालवा का, जो कि जिसको हम लोग देवगुप्त के नाम से जानते हैं, उसने यार इनके भाई की हत्या की थी। तो एक ये था कि मालवा के शासक देवगुप्त के अपने भाई की हत्या का बदला लेना, पहली परिस्थिति ये थी।
एंड दूसरी परिस्थिति ये थी कि यार जो भी इनका साम्राज्य क्षेत्र था उस साम्राज्य को फिर से वापस पाना। एंड तीसरी जो कंडीशन बन रही थी, तीसरी कंडीशन ये बनती है कि इनकी बहन को अर्थात राज्यश्री को हमारा देवगुप्त क्या करता है, बंदी बना लेता है। तो उनको बंदी गृह से छुड़ाना या जंगलों से छुड़ाना, तो ये तीन कंडीशनें बनती थी हर्षवर्धन के राजा बनने के पश्चात में। ठीक है, तो इन्हीं सारे कारणों को या इन्हीं सारे उद्देश्यों के साथ में वो युद्ध करता है। एक युद्ध कौन सा करता है, तो एक युद्ध वो ये करता है कि जैसे ही देवगुप्त राज्यवर्धन को क्या करता है, हत्या कर देता है, या वो सॉरी क्या बोलते हैं कि राज्यवर्धन जो है देवगुप्त की हत्या कर देता है, तो उसका यानी देवगुप्त का एक हमारा मित्र था गौड़ साम्राज्य में यानी बंगाल क्षेत्र में, जिसको हम लोग शशांक के नाम से जानते हैं। तो ये शशांक से हर्षवर्धन का युद्ध होता है और इस शशांक को ये क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं, जिससे पूरा का पूरा बंगाल का क्षेत्र, उत्तर बिहार का क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, यानी एक तरीके से बोले तो पूरा का पूरा उत्तर भारत इनके अंडर में या इनके साम्राज्य में विस्तरित हो जाता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा शशांक होता है ये शैव धर्म को मान रहा होता है, ये भी हमें याद रखना है, शैव धर्म को मानता है। एंड ये इसी के पश्चात में शशांक के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि शशांक जो था ये मतलब बिहार के मतलब पटना बिहार में एक हमारा वृक्ष पाया जाता है जिसको हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। वो बिहार गया में स्थित है जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गुस्से में आकर के उसने उस वृक्ष को कटवा दिया था। तो काफी थोड़ा सा एक प्रकार से बोले तो बहुत ही उस तरीके का शासक था जिस कारणवश हर्षवर्धन इनको क्या करते हैं, परास्त करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी है किस संदर्भ में, इस हर्षवर्धन जी के संदर्भ में। मेरी बातों को पकड़ना है ना कि बोर्ड पे जाना है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में जैसे ही ये तीनों कंडीशनें पूरी हो जाती हैं, तीनों लक्ष्यों को हर्षवर्धन प्राप्त कर लेता है, तो ये उसके पश्चात में अपने साम्राज्य को भी मिला लेता है, अपनी बहन को भी ढूंढता है और शशांक को भी पराजित करता है, जिससे अपने भाई का बदला भी ले लेता है। ठीक है, और कुछ इतिहासकारों का या कुछ कहानियों में ऐसा प्रचलित है या ऐसा माना जाता है कि जो इनकी बहन थी जो जंगलों में भाग गई थी यानी अपनी जान को बचाते हुए, तो क्या होता है कि वो भी अपने अंतिम अवस्था में थी, एक तरीके से बोले तो आत्महत्या करने की स्टेज पे थी। जब ये हर्षवर्धन मतलब क्या करते हैं, वहां पे पहुंचते हैं और उनको अंतिम अवस्था में रह करके बचाते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानियां प्रचलित हैं और ये कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है, ये केवल कहानियों में ही अपने आप में एक प्रश्न बना हुआ है। ये कोई सत्य घटना हो सकती है या सत्य नहीं भी हो सकती है, ऐसा इतिहासकारों का मत है जिन्होंने इस पूरे के पूरे पुष्य भूति वंश का इतिहास लिखा बाकायदा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत में। ठीक है, तो हमने सत्य मानना भी है और सत्य मानना भी नहीं है। एंड इसी के संदर्भ में जैसे ही वो अपनी बहन को बचा करके लाते हैं, तो कन्नौज वाला क्षेत्र तो था उसकी बहन का जहां पे उसकी शादी हुई थी राजगृह से, वो गृह वर्मा जी से। तो क्या करते हैं कि हर्षवर्धन अपने क्षेत्र में चले आते हैं, हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र में, और अपनी बहन को उनके पति का साम्राज्य सौंप देते हैं, अर्थात कन्नौज वाला क्षेत्र सौंप देते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप यहाँ के साम्राज्य की रानी हैं, आप यहाँ की सत्ता को संभालिए, हम अपनी सत्ता को संभालेंगे। ठीक है, और इसी के पश्चात में उनकी जो बहन होती है वो यार काफी दिनों तक वहां पे शासन करती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने साम्राज्य को से संभालने में नाकाम रहती हैं, यानी अपनी सत्ता को अच्छे ढंग से या एकदम बेहतरीन रूप से चला नहीं पाती हैं, जिससे जो हर्षवर्धन होता है ये यार ये सारी चीजें जान जाता है, तो क्या करता है उस कन्नौज वाले क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में मिला लेता है, जिससे पूरा का पूरा साम्राज्य वर्धन वंश के अंतर्गत
आ जाता है। और इसी के संदर्भ में ये बोला जाता है कि जैसे ही कन्नौज वाला क्षेत्र हर्षवर्धन के द्वारा मिला लिया जाता है मतलब उसके साम्राज्य में, तो उसकी जो पहले राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर, उसको वो बदल करके राजधानी बनाता है। किसकी राजधानी? कन्नौज को बनाता है। और यह वही कन्नौज है जिसको आगे चल के, अभी मैंने बोला कि आगे चल के हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे अपनी बौद्धिक क्षमता को और अधिक विकसित करने के लिए। तो ये वही कन्नौज है दक्षिण भारत का, जिसमें एक तरीके से बोले यानी दक्षिण भारत के इतिहास में हम कन्नौज का अध्ययन करेंगे, जिसमें आगे चल के कुछ ऐसे शासक आते हैं जिन्होंने केवल और केवल कन्नौज के लिए युद्ध किया। और इसी कन्नौज के युद्ध को हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका बेहतरीन अध्ययन हम लोग करेंगे लेकिन इसके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहां तक आई होप मेरी यही आशा और उम्मीद है कि वर्धन वंश से संबंधित इतनी सारी चीजें, हर्षवर्धन से संबंधित, उनकी बहन से संबंधित या जो भी सारे घटनाएं घटी इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी की सारी घटनाएं हमको समझ में आई होंगी बेहतरीन रूप से। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में और बात करें तो हर्षवर्धन के काल में एक हमारा चीनी यात्री आता है, ये भी हमने याद रखना है। यानी हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आता है। हम लोगों ने इसका अध्ययन काफी किया है। चीनी यात्री आता है जिसको हम लोग वेन सांग के नाम से जानते हैं। नाम याद रखना, चीनी यात्री। और इन्होंने अपनी पूरी यात्रा के दौरान में, यानी चीन से लेकर के भारत तक की पूरी यात्रा के दौरान में एक पुस्तक लिखी, अपनी स्वरचित एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इन्होंने ये मतलब वर्णन किया कि मैं जहां से चलता हूं अर्थात चीन से लेकर भारत तक में जो भी मैंने देखा, जो भी सुना अपनी यात्रा के दौरान या जो महसूस किया, उन सारी घटनाओं का वर्णन मैं इस पुस्तक के अंतर्गत करता हूं। एंड भारत में रह करके मैंने जो देखा, किस शासक के द्वारा या जिस समय मैं भारत में आया उस समय भारत में कौन सा राजा था, उसके समय क्या परिस्थितियां थी, समाज की क्या कंडीशन थी, आर्थिक कंडीशन क्या थी, उस समय के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे, राजा किस प्रकार से रहता था, क्या सोचता था, इस तरीके की जितनी सारी चीजें हैं या जितनी सारी घटनाएं होती थी व्यवस्थित रूप से वर्धन वंश में या इस पुष्यभूति वंश में, उस पूरी की पूरी घटना का विवरण जो है वेन सांग ने अपनी पुस्तक में कर करके रख दिया, जिसको हम लोग CU के नाम से भी जानते हैं। नाम याद रखना, CU के नाम से जानते हैं। ये पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक में सारा विवरण वेन सांग ने दिया था। और इसी पश्चात में ये जो हर्षवर्धन होते हैं, हर्षवर्धन आगे चल के बाद में चल करके ये यार बौद्ध धर्म को अपनाता है, यानी बुद्धत्व की प्राप्ति करता है। एक तरीके से बोले तो बौद्ध धर्म को अपनाता है। हालांकि यार ऐसा मेरा मत है पर्सनली, ये कोई व्यक्ति अपने ऊपर नहीं लेगा, ये मेरा मत है कि यार अपना धर्म होता है, धर्म चेंज नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चाहे किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, अपने धर्म में मरना कल्याणकारक है दूसरे की धर्म की अपेक्षा, चाहे वो ऊंची कास्ट का हो या नीची कास्ट का हो, अपना धर्म होता है। तो ये मेरा मानना है। बाकी आपकी क्या है वो आप अपने में कर सकते हैं। बाकी इसके कारणवश ये जो हर्षवर्धन होता है, ये हर्षवर्धन बाद में चल के बौद्ध धर्म को अपनाता है। और इसी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ये CU नामक पुस्तक है, इस बौद्ध धर्म के मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो कि वेन सांग ने इस पुस्तक में अपनी रचना के तौर पे या लिख करके रख दिया। ठीक है, और एक प्रकार से बोले तो ये जो हमारा हर्षवर्धन है या वर्धन वंश है या हर्षवर्धन के समय में हम लोगों ने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय जो कि गुप्त शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, वो यहाँ हर्षवर्धन के समय में आकर के
एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र बन करके रह जाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था और बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो यही सारी जानकारियां एकत्रित करके ये वेनसांग वापस चीन में क्या हो जाता है, चला जाता है, बौद्ध धर्म की सारी जानकारियों को एकत्रित करके। और इसी के संदर्भ में हर्षवर्धन से संबंधित यार एक बात और बोली जाती है कि ये जो हर्षवर्धन होते हैं, ये जो हर्षवर्धन होते हैं, इनके तलवार में जितनी ताकत इनके तलवार में थी उतनी ही ताकत इनके कलम में भी थी। यानी शासक था, एक क्षत्रिय था, तो यार क्षत्रिय के पास तो तलवार में तो ताकत होगी ही, तो इनके तलवार में जितनी ताकत थी उतनी ताकत इनके कलम में भी थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने कुछ रचनाओं का निर्माण किया, जैसे नाम याद रखना हमको, कुछ रचनाएं हैं हमारी, कुछ प्रमुख रचनाएं, इन रचनाओं ने हमने याद रखना है नागानंद, रत्नावली, इसको भी याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में एक हमने और याद रखना है प्रियदर्शिका नाम की। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी प्रमुख रचनाएं हैं जिनका निर्माण या जिनकी रचना इस हर्षवर्धन के द्वारा की गई हमारी। ठीक है, जो कि एक प्रकार से यार ऐसा बोला जाता है या इनके बारे में, हर्षवर्धन से संबंधित या हर्षवर्धन के बारे में कुछ बातें ये प्रचलित हैं कि ये निर्माण इनके द्वारा नहीं किया गया, इन्होंने अपने शासनकाल में रहते इन रचनाओं का निर्माण दूसरे से करवाया और नाम अपना दे दिया। ठीक है, तो ये ऐसी कहानियां प्रचलित हैं हमारी जो कि हर्षवर्धन के संबंध में है। एंड इसी के संदर्भ में एक बात ये भी बोला जाता है इनके संदर्भ में इतिहासकारों के द्वारा कि पूरे के पूरे उत्तर भारत में या प्राचीन इतिहास में या इस पूरे के पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में ये हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक के तौर पे जाना गया। इसको भी हमने याद रखना है। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन पूरे या संपूर्ण भारतीय, संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम हिंदू शासक था, अंतिम हिंदू शासक था। इसके पहले ऐसा कोई या इसके बाद कोई भी हिंदू शासक प्राचीन इतिहास में नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसा केवल और केवल ऐसा नहीं है यार कि नहीं हुआ। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। मेरे शब्दों को बड़े ही बेहतरीन तरीके से पकड़ना है। इतिहासकार ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि यार इनका जो साम्राज्य था वो उत्तर भारत में था। ठीक है, इनका साम्राज्य उत्तर भारत में था और उत्तर भारत में होने के साथ साथ इस समय ये क्या करते हैं कि दक्षिण भारत में भी हमारे कुछ छोटे छोटे नए नए वंश उभरते हैं। तो दक्षिण भारत में हमारे हिंदू शासक हुए हैं ऐसा माना जाता है, या ऐसा हम लोगों ने अध्ययन किया है, या आगे चल के अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, लेकिन इतिहासकार जिन्होंने पुष्यभूति वंश का इतिहास लिखा उन्होंने ऐसा इस कारणवश बोला क्योंकि ये एक अंतिम ऐसा साम्राज्य था जो कि उत्तर भारत में विस्तरित था। इसके बाद जो भी हमारे शासक आए वो छोटे छोटे यानी स्तर पर साम्राज्य को विकसित किया। दक्षिण भारत में भी छोटे छोटे साम्राज्य को विकसित किया। ठीक है, तो दक्षिण भारत में हिंदू शासक देखने के लिए मिलते थे, लेकिन उत्तर भारत में इतने बड़े साम्राज्य को लेकर के एक हिंदू शासक देखने के लिए नहीं मिलता है। इसी कारणवश पुष्यभूति वंश का इतिहास लिखने वाले जो इतिहासकार हैं वो इसी कारणवश ये बात को ऐसी कहानियों को प्रचलित करते हैं, या उनका मानना यही होता है। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में अगर और बोलना चाहे तो यार एक प्रकार से अगर मैं और बोलना चाहूं तो इसके पश्चात में ये जो हमारे हर्षवर्धन होते हैं इन्होंने, हम लोगों ने अभी पढ़ा इससे यानी क्लास की स्टार्टिंग में ही
कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन भले ही ये बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म के साथ साथ समाज में और कई धर्म भी थे। अब आप ही बोलो ना, आप ये बोलो कि आप व्यवहारिक भाषा में समझते हैं, हमारी फैमिली है, फैमिली का एक मेन मेंबर होता है, अर्थात एक मुखिया टाइप होता है जिसको हम मम्मी बोल दें या पापा बोल दें, जो कि पूरे घर का डिसीजन लेता है, ठीक है, और पूरे घर के जो व्यक्ति हैं वो उन्हीं की राय लेते हैं और उन्हीं की बातों में या राय मशविरा लेकर के उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं। तो जस्ट उसी प्रकार जो वो मुखिया होता है, जब सारे लोग उनकी बात मानते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी बात भी सारे लोगों को माननी होगी, यानी जो मुखिया है वो भी यार उनका ख्याल रखेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे उसकी आदतें बुरी हो या मतलब चाहे आदतें गंदी हो या अच्छी हो, ये उन पे निर्भर करता है कि वो दोनों को देखेंगे, किसी पे भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी भी साम्राज्य का कोई शासक होता है तो उसकी भी ये मतलब जिम्मेदारी बनती है कि चाहे वो अलग कास्ट का व्यक्ति हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, देखना सबको है, क्योंकि वो हमारे साम्राज्य में रहता है और हम उसके क्या है, पालन करता है, वो हमारे प्रजा के अंतर्गत आता है, ठीक है। वर्तमान में जैसे मोदी जी हैं हमारे, तो ये क्या कर रहे हैं यार, ये सबका साथ सबका विश्वास क्या है, यही नारा है, उन्होंने सबको ध्यान देना है। लेकिन क्या है यार कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, ध्यान वो सबको देते हैं। लेकिन फिलहाल में आज मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ ऐसे चूतिए टाइप के व्यक्ति हैं जो कि ये बोलते हैं ना कि बीजेपी ऐसी बीजेपी वैसी। मैं फुल सपोर्टर किसी भी चीज का नहीं हूं, लेकिन फिर भी नीतियों का भरपूर सपोर्ट करेंगे हम, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, ये चीज हमने खुल करके बोलनी है, ठीक है। एंड इसी के संदर्भ में हमने यही बात करनी थी कि हर्षवर्धन जो होता है, हर्षवर्धन क्या करता है कि अपने साम्राज्य में कई सारे इसके धर्म होते हैं, तो ये बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी मानता था और उन धर्मों से रिलेटेड इसी कन्नौज क्षेत्र में हमारे एक सभा का आयोजन करता है, जो कि एक विशाल सभा होती है हमारी। तो सभी धर्मों के गुरुओं को बुला करके या बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलवा करके, पंडितों को बुलवा करके, सभी धर्मों से रिलेटेड ये एक सभा का आयोजन करता है। और ऐसा भी माना जाता है कि हमारे ये इस प्रयागराज में, क्योंकि यहाँ तक पूरा ये हर्षवर्धन का साम्राज्य था, मैंने पहले बोला उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में हमारे ये पूरा का पूरा पुष्य भूतिवंश क्या था, विस्तरित था। तो हर 5 वर्ष में ये प्रयागराज के संगम में, नाम सुना होगा, यहाँ हर 5 साल में वो एक विशाल सभा का आयोजन करते थे, हर 5 वर्ष में, ठीक है। तो इतनी भी बातें हमने याद रखनी है। प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में एक विशाल समारोह का आयोजन, समारोह का आयोजन ये करते थे। कहां पे करते थे? तो प्रयागराज के संगम में। इतनी चीजें हमने पकड़नी है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में और बात करें तो कुछ तथ्य थोड़ा सा और देखते हैं हर्षवर्धन से संबंधित। ये जो हर्षवर्धन होता है, जब ये देखता है कि मेरा साम्राज्य यार उत्तर भारत में पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, अब मुझे थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ भी चलना चाहिए, अपने साम्राज्य को और विस्तरित करते हैं, ठीक है। तो इनकी रुचि ये हुई कि हम अपने साम्राज्य को और ज्यादा विस्तरित करेंगे और पूरे के पूरे संपूर्ण दक्षिण भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। इस क्रम में वो जाते हैं दक्षिण भारत को जीतने के लिए, जहां पर उस समय संगम युग का काल चल रहा था, जिसका अध्ययन इसके बाद की क्लास में हम लोग करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास में, ठीक है। तो वो वहां का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जो कि काफी जाना माना राजा था और काफी प्रसिद्ध राजा था, ठीक है। एंड जब ये हर्षवर्धन जाते हैं
गुजरात मध्य प्रदेश साइड में अपने मतलब क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, तो पुलकेशिन द्वितीय उनको वहां पे रोक देता है और परास्त कर देता है, उनके बीच में युद्ध होता है। और ये जो जानकारी मिलती है ये कहां से मिलती है, तो एहोल नामक अभिलेख से मिलती है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के नेतृत्व में इस अभिलेख का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है। और यहीं से हर्षवर्धन की जो दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को विस्तरित करने की नीति है वो क्या हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है और हर्षवर्धन वहीं पे परास्त हो जाता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है, ऐसा भी माना जाता है हमारा इतिहासकारों के द्वारा। काफी सारी चीजें यार मैंने पहले ही बोली कि प्राचीन इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो पूर्णतः हम लोग सत्य मानेंगे भी नहीं और पूर्णतः हम लोग असत्य भी नहीं मानेंगे। जिस प्रकार के या जैसे जैसे हमको अवशेष प्राप्त होते गए, पुरातत्वविदों को जैसे जैसे साक्ष्य प्राप्त होते गए खुदाई के दौरान में, वैसे वैसे उन्होंने उन सारे अवशेषों का अध्ययन किया, छानबीन की कि किस वंश से रिलेटेड हो सकता है, कितनी पुरानी हो सकती है। बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन करने के पश्चात इस पूरे के पूरे प्राचीन इतिहास को उन्होंने भारतीय इतिहास के अंतर्गत जगह दे दी और नाम रख दिया बाकायदा प्राचीन भारत का इतिहास नाम से एक बुक छाप दी गई। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में थोड़ी सी बात ये करते हैं कि इतनी चीजें हमको यार याद रख लेनी है, हर्षवर्धन से संबंधित इतना पर्याप्त है। थोड़ी सी बात करते हैं इनके प्रशासन के संदर्भ में, हर्षवर्धन का प्रशासन कैसा था एंड प्रशासन के पश्चात में यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक कंडीशन कैसी थी, सामाजिक के साथ साथ यहाँ की धार्मिक कंडीशन हमारी कैसी थी। ठीक है, तो इसके पश्चात में यार मैं इन सारी चीजों को इस क्लास में नहीं बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने गुप्त काल पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य साम्राज्य पढ़ा, तो उन सारे चैप्टर्स को या उन सारे वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा। उन वीडियोस में जो भी सारी कंडीशन है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था या गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, तो वहां पे जो प्रशासन था, धार्मिक कंडीशन थी, आर्थिक कंडीशन थी, सामाजिक कंडीशन थी, वही सारी कंडीशनें यार यहाँ पे भी वर्धन वंश के समय में भी वही सारी कंडीशनें होती हैं, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता। इसी कारणवश मैं इन सारी चीजों को यहाँ पे बताने का कोई मतलब है नहीं यार, उन सारी क्लासों को आप सहजता पूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में, इसी हर्षवर्धन के पश्चात में हमारा पूरा का पूरा इतिहास इसी हर्षवर्धन के संबंध में समाप्त हो जाता है। और थोड़ी सी बात करेंगे हम दक्षिण भारत के इतिहास की और बंगाल विजय की, जिसके पश्चात पूरा का पूरा संपूर्ण प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाता है और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा मिडिएवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन इतिहास। उसको हम लोग क्या करेंगे, बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। ठीक है, हमने केवल और केवल बार बार इतना ही रिवीजन करना है, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री मेरी वीडियोस देखनी है, वीडियोस के पश्चात में एक बुक पढ़नी है हमको, और उस बुक को पढ़ने के पश्चात में हमको पुराने सालों के टेस्ट सीरीज या पेपर वगैरह उनको लगाना है। ठीक है, बाकी ये सब्जेक्ट हमारा यहीं पे पूर्णतः समाप्त होता है। बात करेंगे इसी के अगले चैप्टर में, यानी दक्षिण भारत का इतिहास में। ये क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे इसी के नेक्स्ट चैप्टर में अर्थात दक्षिण भारत के इतिहास में। तब तक के लिए जय